सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। टीवी इंडस्ट्री के बड़े स्टार और बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया। डॉक्टरों के मुताबिक 40 वर्ष के सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हार्ट अटैक से हुई। ऊपर अस्पताल में डॉक्टर्स की टीम ने सिद्धार्थ शुक्ला के शव का पोस्टमार्टम किया। कल सुबह 11 बजे उनका पार्थिव शरीर परिवार को सौंप दिया जाएगा। बुधवार शाम 8 बजे सिद्धार्थ मां के साथ ओशिवारा की बिल्डिंग परिसर में घूम रहे थे। फ्लैट में पहुंचने के बाद उन्होंने मां से खराब तबीयत की शिकायत की। इसके बाद सिद्धार्थ दवा खाकर सोने चले गए। आज सुबह 9:30 बजे सिद्धार्थ कमरे में बेहोश मिले। करीब 10:30 बजे परिवार वाले उन्हें लेकर ऊपर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने सिद्धार्थ की ईसीजी की, जिसके बाद करीब 11:30 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मुंबई पुलिस ने सिद्धार्थ शुक्ला की मां, बहन और जीजा के बयान दर्ज कर लिए हैं। यही लोग सिद्धार्थ को लेकर ऊपर अस्पताल पहुंचे थे। टीवी के बड़े स्टार सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से उनके चाहने वालों में शोक की लहर फैल गई। बॉलीवुड से लेकर खेल की दुनिया के दिग्गज सिद्धार्थ की असमय मौत से काफी दुखी नजर आए। बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने ट्वीट कर शोक जताया। उन्होंने लिखा, बहुत जल्दी चले गए सिद्धार्थ, बहुत याद आओगे। अक्षय कुमार ने भी सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की खबर को दुखद बताया। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी ट्विटर पर लिखा, जीवन का कोई भरोसा नहीं, इसका एक और उदाहरण, ओम शांति। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने लिखा, युवा और प्रतिभावान अभिनेता के निधन की खबर बहुत दुखद। मुंबई में सिद्धार्थ के घर पर लोगों ने पहुंचकर शोक और परिवार के प्रति संवेदना जताई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अफगानिस्तान से स्वदेश लौटने वाले ज्यादातर भारतीयों को वापस लाया जा चुका है और अब भी जो लोग लौटना चाहते हैं सरकार उनके संपर्क में है, लेकिन इसके लिए काबुल एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू होने का इंतजार करना पड़ेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ न हो, यही भारत की प्राथमिकता है। We think the vast majority Indians जो निकलना चाहते थे निकल गए हैं वहाँ से। एग्जैक्ट नंबर मेरे पास अभी है नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे भी होता रहता है। कुछ लोग आना चाहते थे, कुछ अब हो सकता है और निकल गए हों। जब तक हमारे काबुल एयरपोर्ट ऑपरेशन ना हो, हमें अभी और वेट करना पड़ेगा जब तक काबुल ऑपरेशन हो जाए, फिर हम देखते हैं किस तरह से वो निकल आ पाते हैं। तालिबान के साथ आगे बातचीत के सवाल पर अरिंदम बागची ने कहा कि उनके पास शेयर करने जैसी कोई जानकारी फिलहाल नहीं है। अफगानिस्तान के पंजशीर पर कब्जे के लिए तालिबान और रेजिस्टेंस फोर्स में लड़ाई तेज हो गई है। रेजिस्टेंस फोर्स ने तालिबान को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। रेजिस्टेंस फोर्स के मुताबिक तालिबान 40 से ज्यादा शव छोड़कर भागा है। पंजशीर के शुतार जिले पर तालिबान के कब्जे के दावे को खारिज करते हुए रेजिस्टेंस फोर्स ने कहा है, ये तालिबान का मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन और प्रचार है। पंजशीर के सभी दर्रों और रास्तों पर हमारा नियंत्रण है। खबरों के मुताबिक जबुल और सराज से पंजशीर में दाखिल होने की कोशिश में तालिबान को बड़ा नुकसान पहुंचा। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि वो तालिबान को मान्यता देने में जल्दबाजी नहीं करेगा। तालिबान विश्व की अपेक्षा पर कितना खरा है, ये देखना होगा कि तालिबान की कथनी और करनी में अंतर तो नहीं। यूरोपियन यूनियन ने भी कहा है कि तालिबान को मान्यता देने के मसले पर अभी उसके कदमों को देखना बाकी है। कश्मीर में तालिबानी आतंकियों की घुसपैठ की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी तालिबानी आतंकियों को कश्मीर में दाखिल कराने की फिराक में है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक तालिबानी आतंकी रावलाकोट से कहूटा पहुंचे हैं। इस गुट में तालिबान के 40 से 50 आतंकवादी हैं। सभी को सिविल बस से LOC के पास लाया गया है। सूत्रों के मुताबिक तालिबानी आतंकी जैश के आतंकियों के साथ मिलकर घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। पिछले दिनों तालिबानी आतंकियों ने POK में रैली भी निकाली थी। सबसे पहले जी न्यूज ने अफगानिस्तान से तालिबानियों के POK पहुंचने की खबर दी थी। फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने तालिबान का समर्थन करने वालों पर हमला बोला है और कहा है कि वहशी तालिबानियों की वापसी पर जश्न मनाना खतरनाक है। अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है। इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना सज्जाद नोमानी समेत कई लोगों ने सही बताया था।
ये लोग तो शुद्ध रूप से जो है वो ऐसी विकृत मानसिकता है कि इनको कोई मौका चूकते नहीं कि जब भारत के खिलाफ या भारत को बदनाम करने के लिए काम न करते हो, और ये काम करते हैं ये लोग, लेकिन इनके साथ कोई नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसों की फंडिंग को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। एक याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि क्या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य मदरसों को फंडिंग कर सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके साथ ही कई सवाल उठाए और पूछा, क्या संविधान के अनुच्छेद 28 के तहत मदरसे धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं? क्या मौलिक अधिकारों के तहत मदरसों में सभी धर्मों का संरक्षण हो रहा है? क्या मदरसों में अनुच्छेद 21 और 21A के तहत खेल के मैदान हैं? क्या मदरसों में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति है? और क्या मदरसों की तरह सरकार दूसरे धार्मिक शिक्षण संस्थानों को भी फंड दे रही है? शिक्षण संस्थानों के लिए अनुदान देते हैं या शिक्षण संस्थानों के लिए देते हैं, हम धर्म के उसके लिए नहीं देते हैं किसी को भी, क्योंकि हमारे लिए सर्वधर्म का जो प्रदेश है 23 करोड़ जनता है, तो वो संवैधानिक तरीके से ही दी जाती है। असंवैधानिक तरीके से कोई मदद सरकार नहीं करती किसी की। हाईकोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 4 हफ्तों का समय दिया है। 6 अक्टूबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। 17 अगस्त को जेएनयू की एकेडमिक काउंसिल मीटिंग में पास हुआ आतंकवाद विरोधी कोर्स पर विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने भी मुहर लगा दी है। अब ये कोर्स आधिकारिक रूप से कोर्स का हिस्सा बन जाएगा। इंजीनियरिंग के 5वें साल के इस वैकल्पिक कोर्स के सिलेबस को लेकर विवाद भी हो रहा है। जेएनयू टीचर एसोसिएशन और वामपंथी छात्र संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। जेएनयू प्रशासन को नया कोर्स बढ़ाने के बजाय जो पहले से कोर्स हैं उनको पढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर एबीवीपी से जुड़े छात्रों का कहना है कि इस कोर्स का बेवजह विरोध हो रहा है। ये पूरी जो कंट्रोवर्सी है, मुझे लगता है कि ये एक मैन्युफैक्चर्ड कंट्रोवर्सी है और ये कंट्रोवर्सी है ही नहीं देखा जाए तो। विश्वविद्यालय प्रशासन भी इस विरोध को बेतुका बता रहा है। आतंकवाद और काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स में एक थीम के रूप में पढ़ाया जाता है और हम इस सच्चाई से नहीं भाग सकते। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.